हेलो एवरीवन, देखिए आज हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर। इससे पहले वीडियो में हमने क्या किया था, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, और कुछ उसके वहाँ पर भी हमने क्वेश्चंस किए थे। क्लियर। आज हमें बात करनी है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड किस तरीके से होती है और कितनी होती है वो हम देखेंगे। देखो, हमें पता है ये कैपेसिटर है, मान लीजिए इसमें इसकी दो प्लेट्स हैं, ठीक है। ये है हमारे पास ए प्लेट और ये है बी प्लेट। इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, डी है, ठीक है। अब हमें जब एनर्जी स्टोर करवानी है वो किस फॉर्म में होगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्ज को स्टोर कराएंगे। चार्ज हम कैसे स्टोर करते हैं, बैटरी को कनेक्ट करेंगे इसकी ए प्लेट से, इस तरीके से, ये पता है आपको सब। क्लियर। यहाँ से हम जब चार्ज देंगे तो यहाँ से ये चार्ज होगा इस प्लेट पर आएगा, इस तरीके से, वो आपको पता है। और इंडक्शन के थ्रू यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। और इधर प्लस आ जाता है, वो अर्थ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्क डन आप करवा रहे हो चार्ज को यहाँ इस प्लेट पर लेकर जाने में, यानी कि चार्ज को यहाँ स्टोर कराने में, वो वर्क ही किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। कैसे, इस चीज़ को भी समझो। देखो जरा, जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल लो आप एक डैम का। किस चीज़ का लो, डैम का एग्जाम्पल लो एक, ठीक है। चलो पहले यहाँ समझो, यहाँ से अगर चार्ज गया प्लस, देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो इतना और चार्ज है, यहाँ पर यहाँ से जो चार्ज जा रहा है वो इस चार्ज, ये वाला चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ से भी प्लस जा रहा है और यहाँ ऑलरेडी जो प्लस है वो उसको रिपेल करेगा। लेकिन हम जबरदस्ती उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ प्लेट पर स्टोर करवा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जबरदस्ती यहाँ आप करवा रहे हो स्टोर, तो जब यहाँ से हम कहेंगे कि यहाँ से हम जब चार्ज लेंगे तो वो क्या होगा, बहुत ही तेज क्वांटिटी से जाएगा, मतलब तेज उससे फ्लो करेगा यहाँ पर चार्ज। समझ रहे हो वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है पहले से ही, जो कि हमारी बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे इसको ऐसे समझो आप, जैसे डैम है एक, ठीक है। डैम में आपको पता है ना, जैसे आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये पानी स्टोर हो रखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने क्या किया, पानी स्टोर किया हुआ है, और यहाँ पर क्या है, एक डोर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक डोर लगा हुआ है। इस तरीके से आप समझ लो इस चीज़ को, इस तरीके से यहाँ पर ये एक डोर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पानी जो है इधर जा रहा है, ठीक, और इस डोर की वजह से रुक गया पानी। ऐसे समझ पा रहे हो ना। जैसे देखो इस तरीके से समझो, यहाँ ये पानी है सारा, और ये डोर की वजह से ये क्या हुआ है, सारा पानी यहाँ रुका हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है पानी में। अब जैसे ही ये डोर ऊपर जाएगा, पानी तेजी से बाहर आएगा। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि पानी स्टोर हो रहा है। जैसे यहाँ चार्ज स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पानी स्टोर हो रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी। जैसे ही ये डोर ओपन होगा, पानी बाहर जाएगा। क्यों गया बाहर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी थी। और जब वो बाहर मूव करने लगा तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो वही काम यहाँ हो रहा है। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, चार्ज को दे रहे हो, स्टोर करवाते जा रहे हो। क्लियर। ये यहाँ से इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती चार्ज को स्टोर करवाते जा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो वापिस क्या करेगा, एक तरह से अगर हम यहाँ से किसी चीज और से कनेक्ट कर देंगे उसको, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है सारा चार्ज वहाँ जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तेजी से जाएगा। कैपेसिटर का काम तो यही है ना, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं फैन में लगा हुआ, तो एकदम से ज़्यादा जो है एनर्जी देता है, ताकि एकदम से धक्के का काम करे, उसमें धक्का लगा दे उसको, फैन को घुमाने के लिए एक बार बस, ठीक है, शुरुआत में। तो वो कैसे होगा, जब उसके बाद ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी कैसे आ रही है, यहाँ पर चार्ज स्टोर हो रहा है, और ये चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली जब जैसे ही कनेक्ट होगा किसी चीज़ से, तो ये क्या होगा, बहुत तेज़ी से उसमें जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। समझ रहे हो बात को। जैसे इसको और कैसे समझ सकते हो आप, नॉर्मल सी लैंग्वेज में, एक लिफ्ट है, जैसे आप देखो, ठीक है, लिफ्ट है, उसमें मान लीजिए 10 लोग खड़े हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 लोग खड़े हो गए, ठीक है जी। फिर भी वो तंग से खड़े हैं, ठीक है। जबरदस्ती हमने एक और घुसाया उसमें, जबरदस्ती एक और घुसाया, तो क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा घुस गए, रिपल्शन होगी उनके अंदर, क्योंकि वो तंग हो रहे होंगे, एक दूसरे से हटना चाह रहे होंगे। तो क्या होगा, जितने ज़्यादा लोग उसके अंदर भरोगे ना आप, उतनी तेज़ी से वो बाहर जाएंगे, है ना, तेज़ी से धक्का लगेगा उनके अंदर। समझ रहे हो, वही काम यहाँ हो रहा है। जितने ज़्यादा यहाँ होंगे उतनी तेज़ी से धक्का लगने वाला है बाद में। तभी तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से जितना वर्क डन हम कर रहे हैं इसको स्टोर करने में, यहाँ पर उतनी ही क्या हो रही है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। समझ रहे हो, वर्क ही क्या हो रहा है, हमारा कन्वर्ट हो रहा है, किसमें हम क्या बोल रहे हैं, उसी को ही, कि वो पोटेंशियल एनर्जी का काम करेगा वहाँ पर। क्योंकि हम कुछ वर्क करके तो जबरदस्ती यहाँ ला रहे हैं चार्ज को, क्योंकि तो रिपेल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम वर्क कर रहे हैं, इस बैटरी से हो रहा है वर्क, को हम ला रहे हैं यहाँ पर, चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या काम है, अब जैसे किसी और चीज़ से कनेक्ट होगा तो तेज़ी से जाएगा चार्ज। जैसे वो लिफ्ट वाला एग्जांपल से आप समझ सकते हो ये चीज़। अब कहीं कहेंगे सर लिफ्ट तो ऊपर जाएगी नहीं अगर 10 का मैक्सिमम है उसमें, वो बात सही है। मैं तो एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कई बार लाइव आपने देखा होगा लिफ्ट में कई सारे लोग घुस जाते हैं, फिर वो तेज़ी से बाहर भी धक्का लगता है उनको। समझ रहे हो ना ये चीज़, या ऐसे समझ लो बहुत ज़्यादा लोग भरे हुए हैं, ठीक है,
और जैसे ही लिफ्ट रुकी, खुलता है दरवाज़ा, तो एकदम से बाहर जाते हैं वो, है ना। और अगर कम लोग हैं तो आराम आराम से आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं तो सीधा धक्का बाहर जाता है। वही काम हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में फिर आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि जो वर्क कर रहे हैं हम चार्ज को स्टोर करने में, वही वर्क किस में कन्वर्ट हम बोल सकते हैं हो रहा है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यही जो बात है यहाँ पर हमने लिखी भी हुई है कि कंसीडर अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी कितनी है इसकी, C है। क्लियर, कैपेसिटी कितनी है, C है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है इसमें ये, एंड पोटेंशियल V एज शोन इन फिगर, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, V है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब V पोटेंशियल है, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो चार्ज कितना आ रहा है, ये मान लीजिए Q चार्ज स्टोर हुआ है, ठीक है। वर्क हैज़ टू बी डन टू स्टोर द चार्जेस इन अ कैपेसिटर, ऑब्वियस बात है कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा, चार्ज को हमें स्टोर करना अगर कैपेसिटर में, एंड दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो चीज़ आप समझ गए होंगे अभी जो मैं कह रहा था आपको, कि वर्क ही किस में चेंज हो रहा है, दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर जो चार्ज स्टोर हुआ उसके लिए वर्क डन लगा, ठीक है। अब अगर हम एज्यूम करें कि स्मॉल चार्ज हमने कहा, तो स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। स्मॉल चार्ज के लिए अगर मैं कंसीडर करूं पहले, फिर उसको बाद में हम पूरे चार्ज के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो हम यहाँ लिख देते हैं, लेट dW बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग अ चार्ज dQ। क्लियर है, तो यहाँ से dW जो है हमारा वो बनता है VdQ। ऐसा क्यों, देखो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताओ, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज Q, यही होता था। तो यहाँ से हमने क्या किया, वर्क डन का फॉर्मूला बनाया, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल को कह रहे हैं वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, तो स्मॉल वर्क डन अपॉन में स्मॉल चार्ज के लिए लगेगा, स्मॉल चार्ज को ला रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, dW की वैल्यू निकाल सकते हैं V इंटू में dQ, इस तरीके से किया है। क्लियर है इतनी बात, बताओ। उसके बाद एज वी नो V की वैल्यू, ध्यान से समझना, V की वैल्यू क्या होती है, Q/C होती है। कहाँ से आई है, कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, जल्दी से बता दो, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है आपके पास, Q/V होता है। याद आया, यहाँ से हमने V की वैल्यू लिखी Q/C। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, पुट करेंगे हम सेकंड को फर्स्ट में। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे सेकंड को इन फर्स्ट। तो देखो हमारे पास जो dW की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, V की वैल्यू पुट करो यहाँ से Q/C एंड दिस इज dQ। क्लियर। अब ये तो स्मॉल वर्क डन था स्मॉल चार्ज के लिए। अब अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, पूरा वर्क डन निकालना है पूरे चार्ज के लिए, तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दो ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर, तो इंटीग्रेट करो इसको dW को, ठीक है, 0 से W जाएगा ये, और ये Q/C वाला भी हमारा क्या चला जाएगा, देखो यहाँ से Q/C के लिए हम अगर बात करें तो इसमें देखो 1/C जो होगा हमारा वो बाहर आएगा, बिकॉज C जो है वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होगी हमारे पास, Q इंटू में dQ की होगी। बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब जल्दी से Q की इंटीग्रेशन बताओ, ये तो समझ में आ गया ना, Q dQ की हम यहाँ पर कर रहे हैं, C तो हमारा कांस्टेंट होता है तो ये बाहर चला गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं, जल्दी से Q की इंटीग्रेशन बताओ किस किस को आती है, बताओ आती है। देखो किस तरीके से हम करेंगे इसको, देखो अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन x dx की हम कैसे निकालते थे, x है और इसकी पावर 1 है, तो 1 में एक ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, वही चीज़ हम नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन होती है हमारे पास x² dx की, तब भी यही करते हैं हम काम, 2 है ऊपर पावर तो इसमें एक ऐड करते तो 3 बन जाता, और यही नंबर हम नीचे लिखते। ऐसे ही करते हैं हम इंटीग्रेशन सोल्व। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो इसकी भी बता दो, यहाँ पर Q dQ की क्या हो जाएगी हमारे पास, Q की पावर 1 है, उसमें एक ऐड करो, और इसकी लिमिट भी क्या चलेगी हमारी, 0 से टोटल Q। ठीक है, देखो 1/C Q की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, Q² 2 बनेगी, Q की पावर 1 में 1 ऐड किया 2, और वही टर्म नीचे आती है। ठीक है, और इसकी लिमिट चल रही है ये 0 से Q। सेम यहाँ पर dW की इंटीग्रेशन W बनेगी, इसकी भी जो लिमिट चल रही है वो 0 से W चल रही है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। यहाँ पर कर देते हैं अब आगे हम सोल्व। देखो dW की इंटीग्रेशन W आई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W में W पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस
फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो W माइनस 0, तो ये टोटल वर्क डन W आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखो यहाँ पर ये 1/c है और ये 2 भी बाहर चला जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 1/2c। ठीक है, ये बचा अब क्यू स्क्वेयर, इसकी जो लिमिट है वो चल रही है 0 से q। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो W माइनस 0, देखो ये इसके बाद चल रहा है। ठीक है, W माइनस 0 इज W 1/2c एंड अपर लिमिट पुट करो यहाँ q, तो q स्क्वेयर हो जाएगा, q में q पुट किया q आ गया, q स्क्वेयर माइनस ये 0 इसमें पुट करो तो ये 0 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो W है हमारे पास वर्क डन आया, यही किसकी फॉर्म में स्टोर किसकी फॉर्म में हम बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बोलते हैं। तो W को मैं पोटेंशियल एनर्जी U की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, तो 1/2c, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास q स्क्वेयर अपॉन में 2c। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ में आया कैसे निकाला हमने? ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आप जो कर रहे हो Q गिवन ना हो, क्या हो, Q गिवन ना हो, तो देखो एज Q इज इक्वल टू में CV, कहाँ से आया ये, देखो C इज इक्वल टू Q/V होता है ना, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, CV। तो मैं यहाँ पर पुट करूँ इसमें अगर, तो ये क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CV, तो इसका स्क्वायर हो गया पूरे का, और ये है नीचे 2c। तो यहाँ से देखो अगर आप देखोगे, ये देखो c स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में ये है 2c, ये इससे कट गया, क्या आ गया यहाँ से हमारे पास, देखो 1/2c V स्क्वायर। जर्नल भी आप याद रखना, प्रैक्टिकली हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। उसका रीज़न क्या है कि जैसे यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज नहीं है, चार्ज को मेजर करने का कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पोटेंशियल को मेजर करने के लिए है हमारे पास। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इस वजह से हम ये प्रैक्टिकली ये यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में कि क्या चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, अब जैसे मान लो न्यूमेरिकल में ही अगर हमें कहें कि हमारे पास जो है यहाँ पर C नहीं है, क्या है, C ना हो, ठीक है, इसके अंदर, तो इस फॉर्मूले में फिर हम क्या करेंगे, एज C इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वहाँ से देखो Q/V, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ से देखो, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, Q स्क्वेयर एज इट इज़। ठीक है, 2 और C की वैल्यू, यहाँ पर ये C है ना, C की वैल्यू Q/V, तो ये Q/V, V ऊपर चला गया, एक से ये कट गया, क्या आया हमारे पास यहाँ से देखो जरा ध्यान से, 1/2, यहाँ से बचा एक Q और एक V, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई दूसरी हमारे पास वो क्या आ गई, 1/2 Q इंटू में V। तो 3 फॉर्मूले बन रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। प्रैक्टिकली ये यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्योंकि चार्ज आ गया तो ये यूज़ नहीं करते हम प्रैक्टिकली, लेकिन ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बात कहने की क्या है हमारे पास कि न्यूमेरिकल अगर है फिर तो कोई भी फॉर्मूला हम देखेंगे कि किस तरीके से यूज़ होगा, क्या हमें गिवन है, कौन सा लगना चाहिए। लेकिन हाँ प्रैक्टिकली याद रखना ये वाला लगता है क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है, 1/2cV स्क्वेयर। करो इसे जल्दी से नोट, फिर हम करते हैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में क्या रखनी है कि ये जो एनर्जी है ये कहाँ पर स्टोर हो रही है। देखो ये जो, ठीक है, चार्ज यहाँ स्टोर हो रहा था, लेकिन एनर्जी ये कहाँ स्टोर होती है पर्टिकुलर, क्या प्लेट पे स्टोर होती है? नहीं, कहाँ स्टोर होती है, इसके बीच में, इन दो प्लेट के बीच में यहाँ। क्लियर है, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ही क्या है, एनर्जी है, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Q/E हमारे पास, F इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, QE, और E इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, F/Q। तो फोर्स लग रही है यानी कि एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ है वहाँ पर एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ एनर्जी है। और इसमें अगर एक डाइलेक्ट्रिक लग जाए तो हम फिर डाइलेक्ट्रिक में कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो एनर्जी स्टोर हो रही है जहाँ पर। ठीक है, चलो अभी समझते हैं एनर्जी डेंसिटी में बहुत, इसको कर लो नोट, फिर हम करते हैं आगे एनर्जी डेंसिटी। करो जल्दी से नोट। हाँ जी, देखिए अब एनर्जी डेंसिटी की हम बात करेंगे। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे नॉर्मल डेंसिटी क्या होता था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी आ गया तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, डेंसिटी का तो फॉर्मूला सभी को पता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब समझते हैं इसका मतलब क्या है एनर्जी डेंसिटी का। देखो अभी हमने पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड किस तरीके से होती है, लेट कि ये
प्लेट हमारे पास A और B है, इसका एरिया क्या है, A है, और इसका भी जो एरिया है वो क्या है, A है। क्लियर? तो ये A और B प्लेट थी, दोनों का एरिया जो है वो हमने क्या मान लिया, A है। क्लियर है इतनी बात, इसमें कंफ्यूज ना होना। हमने क्या कहा था, यहाँ पर हमने बैटरी से क्या किया था, चार्ज को स्टोर करवाया इस तरीके से, ठीक है, क्लियर, और यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है, आपको पता है। क्लियर? मैंने आपको कहा था कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसी प्लेट पे नहीं होती, ठीक है, कहाँ होती है वो, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये जो इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स कोई मीडियम है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस है, तो यानी कि उसमें एनर्जी है। बात समझ रहे हो कैसे? देखो, जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट ऐसे होगी, है ना, और एक प्लेट ऐसे होगी, ये क्लियर, ये एक प्लेट और ये एक प्लेट। अब इन दोनों प्लेट में, जैसे ये मेरा हाथ एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है, इन दोनों के प्लेट्स के बीच में यहाँ क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक कैसे इंट्रोड्यूस है वो ऐसे समझो आप, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ये डाइलेक्ट्रिक एक इसमें इंट्रोड्यूस है, ठीक है। यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, और बीच में ये डाइलेक्ट्रिक है। क्लियर है? एक्चुअल में तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे डाइलेक्ट्रिक ही होता है ना कोई, ठीक है, उसी की एक पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पेंट कर देते हैं मेटेलिक, ठीक है, ताकि वही उसकी क्या करते हैं, प्लेट की तरह बिहेव करता है कैपेसिटर की, ठीक है, और अंदर वाला पार्ट क्या है, डाइलेक्ट्रिक ही है, ठीक है, कोई मीडियम है, ठीक है। इस तरीके से रियलिटी में होता है कैपेसिटर। लेकिन चलो अभी ऐसे समझो, यहाँ एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, और बीच में ये डाइलेक्ट्रिक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो वॉल्यूम है वो किसका है, इसका है। तभी उसने कहा कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे ही तो पूरा वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम है, यहाँ एनर्जी एक यूनिट में इसके कितनी स्टोर हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है। तो वॉल्यूम किसका, इसका। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अब जितनी ये प्लेट है उतनी ही इसकी थिकनेस है, ये इतनी, ठीक है ना, मतलब कि जितना इनका सेपरेशन है ना, उतनी ही इसकी डाइलेक्ट्रिक की ये थिकनेस है, जो सेपरेशन है डी है वही इसकी थिकनेस भी है। समझ रहे हो? तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये मान लीजिए प्लेट है एक यहाँ पर, ये तो एरिया हो गया। समझ रहे हो? वॉल्यूम बता रहा हूँ कैसे निकलेगा, ये एरिया हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई मान लीजिए, और ये क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई। क्लियर? तो लेंथ इनटू में ब्रेथ क्या हो गया, एरिया, और ये क्या हो गई, इसकी हाइट मान लीजिए, डी क्या हो गई, इसकी थर्ड पैरामीटर वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट होता है ना। तो ये डी वाला जो पार्ट है सेपरेशन वाला, ये क्या हो गया इसका, बताओ, हाइट मान लो, या ऐसे मान लो ये सेपरेशन वाला एरिया है, ठीक है, और ये हाइट है, ये लेंथ है, तो लेंथ इनटू हाइट एरिया मान लो, एरिया ऑफ दैट प्लेट हो गया, और साथ में अगर ये मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो वॉल्यूम इस पूरे डाइलेक्ट्रिक का, या इन बिटवीन द प्लेट्स जो भी मीडियम है उसका कैसे बनेगा, एरिया ऑफ दैट प्लेट इनटू में दिस डी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। एरिया कैसे, जैसे ये है हमारे पास, एरिया कैसे बना होगा इसका, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एरिया हो गया, और इधर से ये जो सेपरेशन है ये अगर हम कर दें मल्टीप्लाई, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा इधर का पूरा, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। तो कोई भी पैरामीटर ले लो, लेंथ ब्रेथ हाइट का, कहीं पर भी इसको मान लो लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, लेकिन है तो तीन ही चीज़ें इसमें, ठीक है। एरिया में मान लो इसकी लेंथ और हाइट आ गई, और ये ब्रेथ ये डी हो गई, तो ये वॉल्यूम बन गया। अभी ऐसा समझ आएगा क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, देखो ये तो समझ में आ गया आपको। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी समझ में आ गया, कहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है ये, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, तो इसको हम स्मॉल यू से लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी को, और एनर्जी स्टोर्ड कैपिटल यू से होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी, और वॉल्यूम हमारा कैपिटल वी से होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर लिख दें, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये अपॉन में वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी को यू से लिख रहे हैं, और एनर्जी स्टोर्ड को कैपिटल यू से, और वॉल्यूम को कैपिटल वी से, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि एरिया इन दोनों प्लेट्स का क्या है, ए है, तो हम अगर यहाँ पर बोलें लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट हैविंग सेपरेशन डी बिटवीन देम, ठीक है जी। डी क्या है, सेपरेशन है इनका, क्लियर है। अब यहाँ V इज द वॉल्यूम, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम हम किस तरीके से निकालते हैं, वॉल्यूम निकलेगा आपका एरिया
मल्टीप्लाई में डी, ए इंटू में डी, यानी कि जो वी का फॉर्मूला बन गया वो ए इंटू में डी आया। ये अभी मैंने आपको समझाया भी कैसे, जैसे हमने कहा ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके बीच में है ये पूरा का पूरा, ठीक है, और पूरा जितना ये डी है उतनी ही इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है, तो ये वाली प्लेट इसी के ऊपर है बिल्कुल, और वो वाली प्लेट इसी के ऊपर है, ठीक है। तो यानी कि ये प्लेट अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ से दिस, ये वाली दिस एंड दिस, दो ये डायमेंशन से क्या निकल गया, एरिया। अब इसको लेंथ मान लो या इसको हाइट मान लो या ब्रेथ मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैं इसको लेंथ और हाइट मान लो तो दो पैरामीटर है, तो एरिया बन रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपने पढ़ा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कंफ्यूज ना हो जाना कि सर लेंथ इंटू हाइट क्यों कह रहे हैं, क्लियर है। तो मैंने इस चीज़ के दो ही चीज़ लिए ना, एक ये ले लिया एक ये ले लिया, एरिया ही निकलेगा इससे, ठीक है ना। अगर रेक्टेंगल है तो एक साइड ये ली एक साइड ये ली, मल्टीप्लाई किया तो एरिया निकल गया। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये वाला जो डी है सेपरेशन, ये अगर मल्टीप्लाई कर दूँ इस एरिया के साथ, ये डी मल्टीप्लाई कर दूँ तो एरिया में लेंथ आ रही है और एक ये पैरामीटर आ रहा है। अब इसे हाइट समझ लो, ब्रेथ समझ लो। अगर ये हम क्या समझ रहे हैं, हाइट समझ रहे हैं, तो ये डी हमारी क्या है, ब्रेथ है, तो लेंथ हाइट और ये ब्रेथ क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, और ये हम डी से ले रहे हैं। समझ पा रहे होंगे तो एरिया इंटू डी कैसे हम वॉल्यूम लिख रहे हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ होगी, वी की वैल्यू पता चल गई। अब यू क्या है हमारे पास, बताओ, एनर्जी स्टोर्ड, तो हम यहाँ निकालते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो आपको पता ही है, कौन सी लेंगे बताओ, तीन फॉर्मूले निकले थे। मैंने आपको कहा था जनरली जो प्रैक्टिकली यूज होता है हमारे पास फॉर्मूला, वो क्या होता है बताओ, 1/2 CV² वाला यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी V है, ये भी V है, ये भी V है, ये है वॉल्यूम वाला V, ये है पोटेंशियल वाला V। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि एक वॉल्यूम वाला V है और एक पोटेंशियल वाला V है। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये हमारी अगर फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या हो गई हमारी, बताओ, ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ देखो क्या करेंगे, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो देखो u जो है हमारा स्मॉल u कितना है हमारे पास, ये 1/2 CV², और यहाँ से जो वॉल्यूम वाला v है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, a इंटू में d, मल्टीप्लाई वाला d है ये, a इंटू में d। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर जो c की वैल्यू है, वी नो दैट c इज इक्वल टू में क्या होता है बताओ, A∈0/d। याद आया, c की वैल्यू ये होती है कैपेसिटेंस की वैल्यू, A∈0d। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर नॉर्मली एयर का कुछ बना हुआ है यहाँ पर, तो c की वैल्यू क्या है हमारी, A∈0d है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक की जगह क्या है अभी, एयर है, लेकिन उसमें भी तो वॉल्यूम तो है ही है ना, वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया का भी क्या है, एरिया कह रहा हूँ मैं, उस पर्टिकुलर प्लेस का भी क्या है, वॉल्यूम तो है ही ना, क्योंकि ये प्लेट ऐसे है वो प्लेट ऐसे है, तो ये बीच का एरिया जो है ये क्या है, 3D तो बन गया अंदर का, तो वॉल्यूम ही है वहाँ पर भी, तो ये A∈0d कह रहे हैं हम यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। अब v की वैल्यू क्या होती है देखो, एंड v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, E में d। अब ये E.d क्यों लिया, आप कहोगे कि v इज इक्वल टू Q/4πε0r, वो भी तो फॉर्मूला था, लेकिन वो स्फेरिकल कैपेसिटर से में हम यूज़ करते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हम E.d यूज़ करेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में क्या है ये, डिस्टेंस। कहाँ से आया ये फॉर्मूला अगर याद हो आपको, E इज इक्वल टू में क्या था आपके पास, dV/dr, ठीक है ना, माइनस में, तो माइनस छोड़ो, अगर अब हम यहाँ पर नॉर्मल इसकी बात करें तो dV इज इक्वल टू में क्या है, E/dr, तो यानी कि v क्या है, E इंटू में r, और यहाँ पर सेपरेशन किससे लिखी है हमने, d से लिखी है, तो E इंटू d हो गया। बताओ कोई दिक्कत। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस, तो हमारे पास जो u आएगा वो क्या आएगा देखो अब यहाँ से, तो ये वाला जो u आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 1/2, c की वैल्यू कितनी है, A∈0/d, इस c की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दी, और v की वैल्यू है E.d, तो E² और ये d² बन गया, और नीचे क्या है हमारे पास, a है और d है। देखो d² से ये वाले 2d कट गए और ये a से ये कट गया, तो जो एनर्जी डेंसिटी है हमारे पास वो कितनी आ गई, 1/2ε0 E², ये देख लो। तो यानी कि एनर्जी डेंसिटी जो है हमारी वो किस पर डिपेंड कर रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। ऑब्वियस बात है, जो एनर्जी है वो कहाँ स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैंने अभी आपको बताया भी था, F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू में QE, तो E की वैल्यू क्या बनती है, F/Q, तो फोर्स लग रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड कहाँ है, यहीं पर है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो है डिपेंड कर रहा है हमारी क्या, एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है। तो ये मैं लाइन लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये नोट करो जरा जल्दी से। हाँ जी, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फ्रॉम हेयर इट इज़ क्लियर दैट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। क्लियर है, ठीक है जी, ये नोट करो यहाँ से, ये फालतू का मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी यहाँ से हटाओ, ठीक है, ये अब नोट कर लो आप अच्छे से, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं हमारा कॉमन पोटेंशियल, करो जल्दी से नोट। हाँ जी, देखिए अब कॉमन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर्स हम किस तरीके से निकालते हैं। देखो जैसे आपको पता है एक चीज़, जैसे हम पैरेलल में जब भी कनेक्टेड करते हैं, ठीक है, तो कैपेसिटर्स पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ देखनी है कि वो कॉमन पोटेंशियल किस तरीके से आता है। जैसे कि हमने इसमें कहा कि एक कैपेसिटर है, जैसे मान लो यहाँ पर करते हैं, जैसे हमने कहा ये एक कैपेसिटर है और इसको हमने जो है पोटेंशियल क्या दिया, V1 दिया, जिसकी वजह से ये चार्ज हुआ हमारे पास, ठीक है, और ये इस तरीके से बना, इसमें कैपेसिटेंस C1 है और यहाँ चार्ज कितना आया है, मान लीजिए Q1 आया है। क्लियर है। ऐसे ही कैपेसिटर एक C2 है, ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, अलग से चार्ज किया और इस पर जो बैटरी लगाई हमने कहा ये V2 है, और यहाँ पर जो चार्ज आया वो क्या आ गया हमारे पास, Q2 चार्ज आ गया। क्लियर है, बताओ, और ये कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, C2 है। क्लियर, अलग अलग चार्ज किया पहले हमने इसको, ठीक है, फिर क्या किया हमने, इनको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया और आपस में इनको जोड़ दिया। आपस में कैसे जोड़ा इनको हमने, इस तरीके से, देखो जैसे वो पहला कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसे ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, और इनको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। क्लियर, ठीक है, ये वाला कौन सा है कैपेसिटर, C1, और ये वाला कैपेसिटर है C2, ठीक है, इस तरीके से। समझ रहे हो बात को या नहीं, बताओ, ठीक है, इस तरीके से इसको हमने कनेक्ट किया। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है हमसे कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा इनमें। अब ये पैरेलल में है तो ऑब्वियस बात है कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, V होना चाहिए। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो जरा, यही हमने यहाँ लिख रखा है कि लेट टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2, लेट दीज आर चार्ज बाय बैटरीज हैविंग द पोटेंशियल V1 एंड द V2 एंड दीज आर देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टुगेदर। और इस तरीके से हमने इनको कनेक्ट कर दिया। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत। तो जो हमारे पास यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल होगा वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ करते हैं हम, देखो कॉमन पोटेंशियल जो आएगा हमारे पास, उसके लिए हमें पता है क्या होगा हमारा, नेट चार्ज यानी कि टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस होगा। क्लियर, देखो कहाँ से फॉर्मूला कहाँ से निकला, ये हमारे पास V इक्वल टू वाला, देखो C इक्वल टू Q बाई V होता है, और V क्या होता है हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें Q बाई C, तो चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस होता है, लेकिन टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि जो V होगा हमारा कॉमन पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या है, अगर वहाँ पर हम देखें नेट चार्ज क्या है इन दोनों का, इसमें Q1 है, इसका Q2 है, तो हम ऐड कर देते हैं Q1 प्लस में Q2, और जो इनका कैपेसिटेंस है वो क्या है, C1 प्लस में C2। अब यहीं से अगर हम देखें Q की वैल्यू क्या बनती है हमारी, CV। तो अगर ये Q1 है, अगर ये क्या है Q1 है, तो हमारे पास Q1 की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ, C1 V1 प्लस Q2 की वैल्यू C2 V2, और ये आ गया हमारे पास नीचे C1 प्लस में C2। क्या चीज़ समझ में आई। तो हमारा जो कॉमन पोटेंशियल है उसका जो फॉर्मूला बन गया वो आ गया C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन में C1 प्लस में C2। ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ गया कि यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। क्लियर है, इतनी बात बताओ, ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसमें एक कंडीशन हम लगा दें क्या, कि इफ़ C2 इज़ अनचार्ज, इफ़ कैपेसिटेंस 2 C2 वाला जो है वो क्या हो, अनचार्ज हो, कैपेसिटर C2। हम यहाँ अगर लिखें इफ़ कैपेसिटर C2 इज़ अनचार्ज हो अगर, देन कॉमन पोटेंशियल, तब कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। तो सीधी सी बात ये है कि अगर C2 अनचार्ज है तो यानी कि ये V2 तो है ही नहीं। अनचार्ज का मतलब क्या है, आपने बैटरी दी ही नहीं यहाँ पर V2 वाली, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये V2 यहाँ ज़ीरो हो जाएगा या नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो होगा तो ये वाली टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, जीरो से C2 मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो होगा। क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ से देखो कॉमन जो पोटेंशियल बचेगा वो बचेगा सिर्फ C1 V1 अपॉन में C1 प्लस में C2। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत इसमें।
सिंपल क्या कहा हमने कि कैपेसिटर 2 अगर अनचार्ज है तो यानी कि V2 है ही नहीं, तो यहाँ पर ये V2 होगा ही नहीं। तो अगर ये V2 नहीं है तो ये टर्म 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो यहाँ पर C1 V1 अपॉन में C1 प्लस C2 ये बचा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है नीचे, ठीक है। अगर यहाँ से ये चीज़ हटाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो, ये आप डायरेक्ट नीचे यहाँ पर लिख ही दिया मैंने, ठीक है। बताओ समझ में आया। अब इसमें छोटी सी चीज़ क्या है, एक क्या छोटी सी चीज़ है, देखो कि यहाँ पर तो कैपेसिटर मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है, C2 वाला। अगर ये कैपेसिटर का वैसे ध्यान में रखो वैसे ही, ठीक है, अगर ये वाला प्लस वाला इधर कनेक्ट कर देते प्लेट और माइनस वाली इधर कर देते तो क्या होता, ये प्लस वाला किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो अब नेट चार्ज होता वो क्या होता, Q1 माइनस Q2 होता। ये प्लस का है और ये माइनस का है, Q1 माइनस में Q2 होता। बस यहाँ पर Q1 माइनस Q2 होता। कैपेसिटेंस में क्या माइनस आता, नहीं आता, कैपेसिटेंस हमेशा ऐड होता है, C1 प्लस C2 ही रहता। तो अगर इस केस के लिए मैं कॉमन पोटेंशियल देखता तो हमारा निकलता Q1 माइनस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो यानी कि यहाँ पर ये C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 आता। इस तरीके से बनता अगर ऐसे हम प्लेट कनेक्ट करते। तो ये बस आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि क्या बात है, ठीक है। तो ये भी हटाते हैं हम, अपने उसी क्वेश्चन पे आते हैं जो था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास प्लस वाला था, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ माइनस वाला था। क्लियर है बात, बताओ समझ में आया। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलता है, नेट चार्ज अपॉन में नेट कैपेसिटेंस। और अगर C2 अनचार्ज हुआ हमारा तो V2 0 हो जाएगी, तो वहाँ पर इसी में ही हम V2 को 0 करेंगे तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो C1 V1 अपॉन में C1 प्लस C2 बचेगा। क्लियर, करो इसको जल्दी से नोट। फिर इसमें हम लॉस ऑफ एनर्जी की भी बात करेंगे, करो जल्दी से नोट। चलो पॉज करके नोट कर लेना इसमें, ठीक है। हम लॉस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं अब, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये हटाता हूँ, देखो यहाँ से ये हटा रहा हूँ मैं। क्लियर, देखो ये रिजल्ट याद रखना, V इक्वल टू क्या है हमारा, कॉमन पोटेंशियल ये है, ठीक है। देखो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब यहाँ क्या है, इनिशियल कंडीशन हमारी क्या थी कि दो कैपेसिटर थे जिनको हमने अलग अलग चार्ज किया। तो इनिशियल जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या होगी, अगर हम यहाँ देखें इनिशियल एनर्जी क्या होगी। अब मैं क्या टॉपिक करा रहा हूँ आपको यहाँ पर, लॉस ऑफ एनर्जी करा रहा हूँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड है लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पर ये तो पूरी कंडीशन समझ गए आप, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला हमने, उसी में ही लॉस ऑफ एनर्जी की बात है। तो एनर्जी स्टोर्ड आपको पता है क्या होती है, फॉर्मूला 1/2 CV²। यही फॉर्मूला क्यों लिखा, प्रैक्टिकली हम यही यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताई थी ये बात, ठीक है। वह तो 3 थे ना फॉर्मूले, तो उसमें से ये वाला यूज़ करते हैं। तो देखो जो हमारे पास इनिशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, देखो कैपेसिटर 1 में क्या होगी, 1/2 कैपेसिटर 1 है तो मैं यहाँ C1 लिखूंगा और इसका पोटेंशियल V1 है तो V1 का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस कैपेसिटेंस 2 की भी एनर्जी है हमारी, इनिशियल एनर्जी अगर इन दोनों की हम देख रहे हैं तो वो क्या होगी, एड अप होगी। तो इसके लिए एनर्जी क्या होगी जी हमारी, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब बात करते हैं फाइनल एनर्जी की, यहाँ पर ये वाला केस जिसमें हमारा कॉमन पोटेंशियल निकलता है। तो यहाँ पर देखो ज़रा फाइनल एनर्जी कैसे निकलेगी हमारी, फाइनल एनर्जी देखो फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 कैपेसिटर 1, लेकिन पोटेंशियल दोनों में सेम है तो ये V लिखेंगे, प्लस 1/2 C2 कैपेसिटर 2 के लिए, लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा V, लेकिन इनका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर, ठीक है ना, V स्क्वायर है ना, V स्क्वायर। क्लियर, और C की जगह C1 और C2 आ गया। यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखो आपके पास 1/2 C1 प्लस में C2, 1/2 कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 बचा, और यहाँ से हमारा ये V स्क्वायर भी कॉमन आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब ये जो V है इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, कॉमन पोटेंशियल अभी निकाला हमने, क्या थी वैल्यू बताओ। वो वैल्यू यहाँ रख देते हैं, देखो 1/2 C1 प्लस में C2 क्या थी, V की वैल्यू अगर याद हो आपको, C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, और इसका क्या था, पूरे का स्क्वायर था। याद आया। तो ये इनिशियल एनर्जी, ये हमारी फाइनल एनर्जी हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस में फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी अलग अलग है क्योंकि ये इन दोनों को हमने ऐड अप किया तो ये ज़्यादा रहेगी, और कॉमन जो हमारी निकली कॉमन पोटेंशियल, मतलब जब दोनों को हमने साथ में जोड़ दिया तो कॉमन पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर क्या है, हमारी एनर्जी थोड़ी कम है। तो कितने का लॉस हुआ एनर्जी का,
ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा इनिशियल माइनस फाइनल होगा, याद रखना, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल होगा। तो वो हम करते हैं यहाँ पर, देखो ये मैं पूरा हटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना था कि क्या है इनिशियल और फाइनल। इनिशियल उन दोनों की है और फाइनल यहाँ पर कंबाइंड करके जो था उसकी है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक। तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से पूरा, ये भी हटा ही देते हैं, चलो ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई आपको क्या था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ से ही सॉल्व करना पड़ेगा ये। देखो अब लॉस ऑफ जो एनर्जी है हमारा, लॉस ऑफ एनर्जी, वो क्या था यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशियल एनर्जी माइनस क्या आएगा हमारे पास, फाइनल एनर्जी। तो वो ये है हमारे पास, ठीक है। तो इनिशियल क्या है हमारे पास, इनिशियल एनर्जी 1/2, ध्यान से देख लेना इसको, कैलकुलेशन ही है पूरी, प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आएगा क्या है ये हमारे पास, देखो 1/2 C1 प्लस में C2, और यहाँ पर क्या है ये हमारे पास, देखो अगर ध्यान दो आप यहाँ से, इसमें अगर आप ध्यान दो, देखो इस पूरे का स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर है, क्लियर। तो अगर इसका भी स्क्वायर है तो ये वाला एक इससे कट जाएगा, कैसे कह रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर करता हूँ इसको मैं, 1/2 C1 प्लस C2। अब ये देखो आगे था हमारा C1 V1 प्लस में C2 V2 का स्क्वायर, और नीचे भी क्या था हमारे पास, C1 प्लस में C2 का स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ कि एक C1 प्लस C2 से ये वाला कट गया, ठीक है, तो ये बचा हमारे पास। तो देखो जरा अब यहाँ से करते हैं हम लॉस ऑफ एनर्जी, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ, और यहाँ पर अगर मैं ये 1/2 कॉमन ले लूँ, देखो पूरे में से, ठीक है, तो पूरे में से हमने ये कॉमन ले लिया, यहाँ से 1/2 आ गया, यहाँ से 1/2, और यहाँ से भी ये 1/2 बाहर चला गया, ठीक है। तो इधर सिर्फ ये टर्म बची और अपॉन में ये बचा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, C1 V1 स्क्वायर ये है ना हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं अगर इसका स्क्वायर ओपन करूँ यहाँ पर, या सिंपल ऐसे लिखूँ पहले, C1 V1 प्लस में C2 V2 इसका स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारे पास, C1 प्लस में C2 है, ठीक है। क्या करो यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ मान लो इसके नीचे ये 1/2 तो बाहर चला गया ना, इसका भी 1/2 बाहर चला गया, इसका भी 1/2 बाहर चला गया, ये बचा, ठीक है। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लो, C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर ये 1 से डिवाइड होगा तो यही आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस में सेम यहाँ पर भी यही होगा, C2 V2 स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2 से, बिकॉज एलसीएम में ये यहाँ से डिवाइड होगा, यही बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही करते हैं हम हमेशा। और यहाँ पर देखो अब आप, ये है माइनस और ये डिवाइड होगा, 1 आएगा तो एज इट इज़ ये बचेगा, ठीक है। तो ये पूरी टर्म को मैं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर मान के इसको ओपन करूँ तो ये बनेगा, देखो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि 2C1 V1 2a हो गया, और b C2 V2 मान लिया इसमें हमने, ठीक है। इस तरीके से बताओ, कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये ऐसे चल रहा है, और ये यहाँ पर ये पूरी बड़ी ब्रैकेट ऐसे मान लो ये यहाँ से चल रही है, और ये बाहर 1/2 है, क्लियर। अब देखो 1/2 ये रहा, यहाँ पर देखो अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर बनेगा, C2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 V1 स्क्वायर होगा, देखो ना, ये वाला C1 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला C2 एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया। अब यहाँ पर भी यही होगा, प्लस में C2 C1 है ना, तो C2 C1 V2 का स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर आ गया यहाँ से, ये तो सॉल्व करके, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ से देखो जरा, ये माइनस का साइन है तो ये C1 V1 का स्क्वायर, ये भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, C2 V2, क्यों हुआ चेंज, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज होंगे, यहाँ से माइनस का 2C1 V1 C2 एंड ये V2 बन गया हमारे पास, क्लियर है इतनी बात, बताओ। और इस पूरे के नीचे हमारा क्या चल रहा है, C1 प्लस में C2 चल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो कुछ टर्म्स कटेंगी, देखो ये C1 V1 का स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये इससे कट गया, ठीक। यहाँ से देखो जरा, ये C2 V2 स्क्वायर है, ये भी C2 V2 स्क्वायर, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट गया, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो जरा, ये टर्म बची और ये टर्म बची, ठीक है, और ये नीचे ये तो है ही है हमारे पास, ठीक है।
तो यहाँ से देखो अगर आप ध्यान दोगे तो ये 1/2 है, और यहाँ से देखना अगर हम यहाँ पर क्या करें, ये जो C1 C2 है ये कॉमन लो, यहाँ से देखो C1 C2, यहाँ से भी C1 C2 कॉमन आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है और यहाँ से भी ये C1 C2 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बचेगा क्या, V1 का स्क्वायर, यहाँ से ये प्लस का V2 का स्क्वायर, और वहाँ से माइनस का क्या बच रहा है, V1 V2, 2V1 V2 बच रहा है, ठीक है। और इस पूरे के नीचे क्या है हमारे पास, C1 प्लस में C2 है, क्लियर। तो यानी कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास वो ये बन रहा है, देखो C1 C2, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, यानी कि ये किसका बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V1 माइनस में V2 का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास, ये C1 प्लस में C2 है, क्लियर है इतनी बात। तो ये आ गया हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सिंपल सा है, सॉल्व करना है बस आपको, मेन ये है। डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था कॉमन पोटेंशियल का C1V1 प्लस में C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। क्लियर है इतनी बात, याद रहेगी या नहीं बताओ। सिंपल सी कहानी है, अगर कैपेसिटर 2 अनचार्ज है तो वहाँ V2 0 हो जाता था, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता था कॉमन पोटेंशियल का वो क्या बचता था, C1V1 अपॉन में C1 प्लस C2। याद हो जाने चाहिए ये फॉर्मूले आपको। उसके बाद ये लॉस ऑफ एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको जो है याद हो जाना चाहिए। और इसमें भी अगर इफ़ C2 इज अनचार्ज्ड देन क्या हो जाता है हमारे पास, बताओ जरा क्या हो जाता है, V2 क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमारे पास जो लॉस ऑफ एनर्जी आएगा वो क्या हो जाएगा, V2 देखो यहाँ 0 पुट करो तो सिंपल क्या बचेगा, ये V1 का स्क्वायर, क्योंकि V1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो V1 का स्क्वायर क्या बनेगा, V1 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/2 C1 C2, और यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखो V2 क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। याद आया कुछ, V2 क्या हो जाएगी 0, और ये क्या बचेगा सिंपल V1 का स्क्वायर, क्लियर। और अपॉन में क्या बचेगा यहाँ पर, C1 प्लस में C2 बचेगा। ये फार्मूला जो है याद हो जाना चाहिए, बहुत न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, क्लियर है। जब कैपेसिटर 2 अनचार्ज है तो V2 0 जाता है, तो लॉस ऑफ एनर्जी ये फार्मूला हमारे पास बनता है, क्लियर है। करो इसको जल्दी से नोट, लॉस ऑफ एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है। तो इसको करो नोट, फिर हम अब आगे इसके क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी के जो रह गए हैं आपके, और कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। करो जल्दी से इसको नोट। हाँ जी, देखिए अब एग्जाम्पल 2.10 एनसीईआरटी का है आपका ये एग्जाम्पल। तो देखो जरा, ये मैं आपको करवाऊंगा अलग तरीके से, जैसा बुक में दिया हुआ है वो नहीं करवाऊंगा, थोड़ा अलग बताऊंगा। जो मैंने अभी टॉपिक कराया आपको कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसी के ऊपर। देखो जरा क्या कहता है, ए पार्ट में कहता है a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery in figure A. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो जो आपके पास गिवन है वो है कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड, यानी कि 900 इंटू में 10 की पावर -12 फैरेड, और जो वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट की। तो हमें एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला पता है 1/2 CV स्क्वायर, तो वही लगा देंगे। 1/2 C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 900 इंटू में 10 की पावर -12। अगर आपको याद हो हमने 3 फॉर्मूले किए थे वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है बढ़िया से। और इंटू में क्या है हमारे पास, V का स्क्वायर है, यानी कि 100 का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर ये कितना बन रहा है हमारे पास, ये बन जाएगा 450। तो 450 इंटू में 10 की पावर -12 इंटू में 100 का स्क्वायर कितना होता है जी, 10,000 होता है। 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4। तो ये देखो 450 इंटू में 10 की पावर ये बन गया -8 जूल। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमारा पॉइंट यहाँ आना चाहिए एक डिजिट के बाद। तो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तो समझो पॉइंट यहाँ है। यहाँ से पॉइंट जब लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं हम, तो कितना लेके जा रहे हैं लेफ्ट साइड, 2 पॉइंट लेके जा रहे हैं, तो हम 10 की पावर किस में लिखेंगे, +2 में लिखेंगे। याद है लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो प्लस में चलता है, और अगर हम इसको राइट साइड लेके जाते हैं पॉइंट को तो फिर यहाँ माइनस में चलता। राइट साइड वाला तो आपको पता भी है, जैसे कि 45.259 है। जब हम इसको पॉइंट को यहाँ लेके जा रहे हैं राइट साइड, तो 3 पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है यहाँ पर 1000 लगता है। तो ये 1000 का मतलब ही क्या है हमारा, 45259 है इंटू में 10 की पावर, ये नीचे क्या है 10 की पावर 3, ऊपर जाके -3। तो देख रहे हो, अगर हम डायरेक्ट सोचें कि राइट साइड जा रहे हैं तो माइनस में चलता है नंबर,
और यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो ये प्लस में नंबर चलता है, इससे आप सोच सकते हो। बिल्कुल ही शॉर्टकट है इसको समझने का। लेफ्ट साइड तो प्लस में चलाओ, जितना डिजिट शिफ्ट कर रहे हो उतना ही नंबर ऊपर आएगा 10 की पावर में प्लस के। और अगर राइट साइड जा रहे हो तो 10 की पावर माइनस में चलती है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 10 की पावर 2, क्योंकि 2 पॉइंट हम लेफ्ट साइड गए, और इनटू में 10 की पावर -8, तो ये सोल्व किया हमने, तो ये 4.5 लिख सकता हूँ मैं। 4.50 को 4.5 इंटू में 10 की पावर कितना बन गया, ये -6 जूल। क्या इतनी बात क्लियर है? 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल, यही आपका आंसर है। आप बुक में देख भी सकते हो, देखो 4.5 कितना दिया हुआ है हमें, ये 4.5 इंटू में 10 की पावर -6 जूल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है देखो बड़ा सिंपल है, जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको वैसे करना है। इसका ए पार्ट नोट कर लो, फिर हम बी करते हैं। देखो ए पार्ट नोट कर लो, ये पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखो अब समझो इसका बी पार्ट, देखो बी पार्ट पढ़ो जरा, क्या कह रहा है आपको बी पार्ट में, ये देखो क्या कहता है आपको बी पार्ट में। देखो यहाँ पर क्या बोलता है बी पार्ट में, कहता है द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया जैसे कि हमने कॉमन पोटेंशियल में पढ़ा था, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। यहाँ पर देखो एक अलग से 900 पिकोफैरेड का ही कैपेसिटर, मतलब सेम उसका ही लगा दिया यहाँ पर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय द सिस्टम। अब यहाँ पर देखो इसने चार्ज को ऐसे डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि एक तो पैरेलल में हो गया है और इक्वल ही है कैपेसिटर, 900 पिकोफैरेड का ही लगा है, तो पहले चार्ज क्यू था तो अब Q/2 हो रहा है। ये तो ये बात हो गई, ठीक है ना। मेन बात पे चलते हैं कि अब जब कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब एनर्जी क्या होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, इसके कैपेसिटेंस में मान लेता हूँ ये C1 है और ये वाली क्या है C2 है, ऐसे मान लेते हैं, है सेम ही लेकिन फिर भी, ठीक है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV² होता है। यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो C कितने हो गए, 2 हो गए, तो C1 प्लस में C2। अगर चलो ऐसे समझें हम इसको, यहाँ पर इस तरीके से समझ लो। देखो पहले वाले के लिए देखते हैं हम इसमें, ठीक है। तो पहले वाले के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें जो पोटेंशियल होगा वो कॉमन होगा, V का होगा, ठीक है। तो V हम सोचते हैं कि V का पोटेंशियल होगा कॉमन इनमें, तो C1 V² बनेगा, प्लस में अगले का बनेगा 1/2 C2 V का स्क्वायर। ऐसे ही बनाया था अगर याद हो आपको, जब मैंने फाइनल एनर्जी निकाली थी, लॉस ऑफ एनर्जी में फाइनल एनर्जी निकाल रहा था तो मैं ऐसे कर रहा था। तो वहाँ से हमारे पास ये बन गया था 1/2 C1 प्लस में C2, ऐसे 1/2 भी कॉमन आ गया था, और यहाँ से ये V² ऐसे कॉमन आ गया था अगर याद हो। और V की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कॉमन पोटेंशियल की। देखो V था हमारे पास कॉमन पोटेंशियल एक का C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब वहाँ पर ये था कि कैपेसिटर 2 भी चार्ज किया था, यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर 1 ही चार्ज किया और इसको हमने डिस्कनेक्ट किया और फिर यहाँ लगा दिया, और एक दूसरा कैपेसिटर 2 ऐसे ही लगा दिया बिना कोई चार्ज किया, ऐसा कुछ बताया नहीं इसने, बिना चार्ज के ही लगा दिया, क्योंकि तभी तो चार्ज डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब कैपेसिटर 2 अनचार्ज था पहले, ठीक है ना। तो इसका मतलब V2 यहाँ पर क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो मैंने आपको बताया भी था वहाँ, तो V जो बनता है वो बनता है C1 V1 अपॉन में C1 प्लस में C2 बनता है, ये वाला 0 जाता है तो ये टर्म 0 ये बनता है। तो यहाँ पर V की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 1/2 C1 प्लस में C2, और V की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो C1 V1 अपॉन में C1 प्लस में C2। इस पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो मैं अलग से इसका स्क्वायर ऐसे लिखूँ, तो यहाँ से आपको पता है एक इससे ये कट जाता है, तो हमारे पास ये बनता है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर अपॉन में क्या है हमारे पास C1 प्लस में C2 है। आया कुछ समझ में ये? तो यहाँ वैल्यू पुट करो और एनर्जी हमारी आ जाएगी इसकी। इसीलिए कहा था डेरिवेशन जब करते हैं तो ध्यान से समझो, क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड हो सकता है। ऐसा नहीं है लॉस ऑफ एनर्जी में आप वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो और डेरिवेशन आपको ना आए तो फिर ये कंसेप्ट से आप कर नहीं सकते इसको। वहाँ पर अगर याद हो आपको, फाइनल एनर्जी हमने निकाल ली थी, एक इनिशियल एनर्जी जब कैपेसिटर अलग अलग चार्ज हो रहे थे, और फिर हमने लॉस ऑफ एनर्जी निकाला था, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या किया था, इनिशियल एनर्जी तो जब अलग अलग कैपेसिटर चार्ज हो रहे थे, और फिर फाइनल एनर्जी जब वो कंबाइंड हो गए थे, जब हमने बैटरी से उसको डिस्कनेक्ट किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है हमारे पास। तो यहाँ से देखो अब डायरेक्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो 1/2 C1 की वैल्यू कितनी थी, 900 पिकोफैरेड थी ना, तो 900 इंटू में 10 की पावर -12 इसका स्क्वायर हो गया, और V1 कितना है हमारा 100 है, तो ये 100 का स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में C1 प्लस C2 दोनों की ही वैल्यू कितनी है, 900 यानी कि कितना हो गया वो 1800 पिकोफैरेड, और ये 10 की पावर -12 आ गया। तो बिल्कुल ईजी है यहाँ से सोल्व करना। देखो इसको कैसे, 1/2 इंटू में देखो 900 को मैं ऐसे लिख लूँ 2 बार, और 10 की पावर -12 को भी 2 बार लिख लेता हूँ क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और 100 का स्क्वायर तो 10,000, 10 की पावर 4 लिख लेते हैं इसको, ठीक है।
और ये है हमारे पास 1800 इंटू में 10 की पावर माइनस का 12, ये इससे कट गया एक, और ये 2 ज़ीरो से ये कट गई, 9 2 ज़ा, क्लियर है, 9 2 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 18 हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। यहाँ पर जो वोल्ट है वो कितना है, 100 वोल्ट की बैटरी है, हाँ जी 100 वोल्ट की है, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ से आपके पास 9 2 ज़ा 18 हो गया, ठीक है। बस अब देखो ज़रा, ये 9 अपॉन में ये हो गया 4, ठीक है, इनटू में। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 9 अपॉन में 4 हो गया, 2 ज़ीरो ये रही, 9 इंटू 100 था ना 900, तो 2 ज़ीरो ये हो गई, 2 और 4 6 हो गई, ठीक है, 10 की पावर 6 हो गई ना, और माइनस 12 कितना हो गया, 10 की पावर 6 और माइनस 12, 10 की पावर माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। 9 और 4 को डिवाइड करो ज़रा, 9 और 4 को, 4 2 ज़ा 8 1 0 पॉइंट लगेगा, 4 2 ज़ा 8 फिर 2 0 4 5 ज़ा 20, तो ये आ रहा है आपके पास 2.25 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 जूल। देखो कितना ईजी था ये करना, और बुक के हिसाब से थोड़ा आपको क्या है समझने में डिफ़िकल्टी होगी, वो भी ईजी है, लेकिन फिर भी ये उससे भी ईजी है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है, ये तो अभी हमें पता है कि हमने कैसे किया है। इसको करने का एक और तरीका हो सकता था, क्या हो सकता था कि हमने यहाँ पर एनर्जी इसकी निकाल ली थी, कितनी आई थी वो अगर याद हो आपको, सिंपल ए पार्ट में इनिशियल एनर्जी हम देखें तो 4.5 आई थी इंटू में 10 की पावर माइनस 6 जूल, ठीक है। फिर आप लॉस ऑफ एनर्जी निकाल सकते थे इसमें डायरेक्ट, लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला था डायरेक्ट वहाँ से कुछ वैल्यू आती, फिर उस लॉस ऑफ एनर्जी में से ये वाली अगर आप क्या कर देते, माइनस कर देते, तो आपके पास ये वाली एनर्जी आ जाती जो इसकी थी। क्यों? क्योंकि देखो लॉस ऑफ एनर्जी क्या था हमारे पास, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि हमें तो यहाँ पर फाइनल एनर्जी पूछी गई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें फाइनल इधर ले आए हम, ये वाली फाइनल और ये इनिशियल, और ये माइनस हो जाएगी लॉस ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल तो ये निकल गई थी हमारी, लॉस ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं वहाँ से इसको ऐसे माइनस करके, तो ये फाइनल एनर्जी, क्योंकि जब हमने इसको लगाया था तो ये वाली फाइनल थी ना, तो इसी की पूछ रहा है वो, तो हमसे लॉस ऑफ एनर्जी नहीं पूछ रहा। तो फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। कई बच्चे इस क्वेश्चन में लॉस ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देते हैं, ऐसे थोड़ी होगा। लॉस ऑफ एनर्जी से सोल्व करके फिर हम इनिशियल में से उसको माइनस करेंगे, इनिशियल ये रही हमारी डायरेक्ट निकली थी जो, तो वो हमारी इसकी आ जाती है। नहीं तो डायरेक्ट आपको बताया ही है फाइनल एनर्जी निकालते कैसे हैं, नॉर्मल एक फॉर्मूला एनर्जी का, उसी में ही हमने यहाँ से वैल्यूज पुट करी और बस ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे ईजी है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, इसको करो नोट, फिर हम जरा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको कर लो जल्दी से नोट, करो जल्दी से नोट। हाँ जी, देखिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 2.8 और 2.9। देखो क्या कहता है 2.8 में, कहता है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया, जो एरिया दिया हुआ है आपके पास, एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर प्लेट का, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm, यानी कि जो d है वो दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, यानी कि 3 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है, ये समझ रहे हो ना? ऐसे है ये आपके पास, ये कैपेसिटर है, ठीक, इस पे जो एरिया है वो दिया हुआ है प्लेट का एरिया, और ये जो है d दिया हुआ है आपके पास सेपरेशन इनके बीच का 3 इंटू दिस। ठीक है, ये ऐसे होता है ना, चार्ज यहाँ प्लस का होता है और इधर क्या होता है आपके पास माइनस का होता है, ऐसे होता है कैपेसिटर। ठीक है ना, तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये तो बहुत ही सिंपल है, C इक्वल टू में A एप्सिलॉन नॉट D, अगर बीच में एयर है तो ये फॉर्मूला लगता है, एयर ना होती तो यहाँ पर क्या आ जाता है एप्सिलॉन M, और फिर क्या बनता वो K एप्सिलॉन नॉट बनता, याद है ना? अगर यहाँ पर एयर ना होती तो फॉर्मूला बनता A एप्सिलॉन M बाई D, और एप्सिलॉन M की वैल्यू क्या होती है K एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से ये बनता K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर है? चलो एरिया देखो जरा, अब एरिया की वैल्यू है 6 इंटू में 10 की पावर -3, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या वैल्यू होती है इसकी 8.86 इंटू में 10 की पावर -12, और D कितना है हमारे पास 3 इंटू में 10 की पावर -3, तो सिंपल ये इससे कट गया, और ये 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना आ रहा है देखो 8.86 को 2 से करो, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, तो ये आ रहा है 17.72 इंटू में 10 की पावर -12। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट, देखो ये 7 है ना, बड़ा है नंबर, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट ये लिख सकते हैं 18 इंटू में 10 की पावर -12 फेरेड, और 18 पीको फेरेड, क्या लिख सकते हैं हम 18 पीको फेरेड, F बड़ा है ये, ठीक है, और P छोटा है।
18 पिको फैरेड हम इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं। क्लियर, आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद देखो क्या कहता है इसके अंदर आपको, वो कहता है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अगर ये देखो, एक तो ये आंसर हो गया इसका, कैपेसिटेंस आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अगर ये 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है, देन व्हाट इज द चार्ज ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ईच प्लेट क्या, सिंगल चार्ज का पता है हमें, तो ये चीज़ ध्यान रखो ना, जितना चार्ज इस प्लेट पे उतना ही चार्ज इधर है, इधर माइनस में होगा इधर प्लस में होगा, ये है मतलब कहने का, ठीक है, होगा इक्वली। तो हमें तो पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। C इक्वल टू में क्या होता है, Q बाई V होता है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, C इंटू में V, और C कितना है हमारे पास 18 पिको फैरेड है, तो 10 की पावर -12 लगा दिया, और V कितना है हमारे पास 100 है, तो कितना बन रहा है ये हमारे पास, देखो कितना हो जाएगा ये, देखो 18 इंटू में 10 की पावर ये 2 है, और ये -12, तो -10 हो गया। और कैसे लिखेंगे हम इसको बताओ, ये पॉइंट अगर इधर लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा मैं एक, तो 10 की पावर 1 आएगा सिंगल, और ये 10 की पावर -10 तो है ही, पता है ना, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो प्लस में चलती है वैल्यू, बताया था मैंने आपको ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब आपके पास ये कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू में 10 की पावर -9 कूलम का चार्ज आ गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.8 10 की पावर -9 क्या होता है, नैनो, तो नैनो कूलम भी लिख सकते हो। तो ये भी सही है आंसर, और ये भी सही है, ठीक है। तो जितना इस पे है प्लस का 1.8 नैनो कूलम, माइनस का 1.8 नैनो कूलम इधर है, तो ये मतलब होता है। तो चार्ज मतलब ये है हमारा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई कहानी 2.8 क्वेश्चन की। करो जल्दी से इसको नोट, फिर हम अगला करते हैं। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.9 क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8, मतलब ये क्वेश्चन जो है पिछला 2.8 इसकी बात कर रहा है ये। अ 3 mm थिक माइका शीट, ठीक है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। देखो क्या कह रहा है, यही कैपेसिटर है जो ऊपर जो जिसकी बात की थी 2.8 में, उसने कह रहा है उसकी जो माइका शीट है वो कितनी है, 3 mm थिक है, मतलब उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लग गया, और जिसकी थिकनेस दी हुई है उसने वो कितनी दी हुई है, 3 मिलीमीटर, यानी कि 3 × 10 की पावर -3 मीटर। और पिछले केस में जो कैपेसिटर था हमारे पास, ठीक है, उसमें जो डिस्टेंस था d वो भी कितना था, अगर याद हो आपको 3 mm का ही था, तो थिकनेस भी 3 mm की ही है, तो यानी कि d = t है इस केस में। और k की जो वैल्यू है वो दी हुई है 6। कह रहा है इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। कह रहा है बताओ क्या होगा, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन। कहता है ए पार्ट में जब क्या है, वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, व्हेन वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, वोल्टेज कितनी थी इसके पास, 100 वोल्ट की थी, अगर 2.8 क्वेश्चन में देखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कुछ होगा, तो ए पार्ट में देखते हैं क्या होगा, और फिर बी पार्ट में देखते हैं जब सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड। तो हम यहाँ लिखते हैं सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब सप्लाई है, तो जब सप्लाई है और डाइलेक्ट्रिक भी यहाँ पर इसके साथ अंदर लगा हुआ है, तब जो पोटेंशियल होता है पहले डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो यानी कि जो नया V है हमारा वो प्रीवियस वाले के ही इक्वल होता है। अगर हम प्रीवियस कंडीशन ये V0 से लिख लें जो भी सारी हैं, तो V = क्या बनता है हमारा V0, यानी कि जो V है हमारा वो 100 वोल्ट का ही रहेगा। मैं इसमें बात करूँगा V की, C की और Q की। C क्या होगा, देखो C की जो वैल्यू है आपको पता होगी कि C = A∈0/d होता है, और अगर ये मीडियम के लिए बात हो रही है तो यहाँ εm आ जाता है, और ये A/K∈0d बन जाता है, जिसमें ये K यहाँ है और A∈0d है, और जिसमें हम बोलते हैं ये K है और ये C की वैल्यू है। तो याद आया, कुछ ऐसे बनता था हमारा। तो यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक है, चाहे वोल्टेज सप्लाई है या नहीं है, कैपेसिटेंस हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कितना, K टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वाले को अब मैं यहाँ किससे लिख रहा हूँ, प्रीवियस वाले को अब मैं यहाँ किससे लिख रहा हूँ, C0 से लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने C से लिखा, C से मैंने अब वाले को लिख दिया जो कि Cm है हमारा, और C0 को मैंने प्रीवियस वाले से लिख दिया, कोई कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर K की वैल्यू है 6, और जो C0 हमारा निकला था, अगर आपको याद हो, वो कितना निकला था, 18 पिको फैरेड का निकला था, ठीक है, प्रीवियस वाले में। इस वाले में अगर आपको पता हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने निकाली थी A∈0d से। तो 18 6 का कितना होता है आपके पास, 108 इंटू में 10 की पावर -12, यानी कि 108 पिको फैरेड। यहाँ भी आपका ये आ रहा है, F बड़ा होता है, P छोटा होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो एक ये आंसर हो गया आपका, एक ये हो गया इसमें। अब Q की बात करते हैं इसमें हमारा। देखो अगर C बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है यहाँ पर, तो Q भी बढ़ता है।
तो Q क्या बन जाएगा, K Q नोट। Q नोट कौन सा, प्रीवियस वाला, और प्रीवियस Q नोट क्या आया था हमारे पास, K की वैल्यू तो हो गई 6, प्रीवियस Q नोट क्या आया था 1.8 इंटू में 10 की पावर, अगर याद हो आपको, -9 आया था, जिसमें मैंने बोला था 1.8 नैनो कूलम। तो यहाँ भी यही हो जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा ये 10.18 6 108 होता है ना, तो 10.8 इंटू में 10 की पावर -9, और इसको हम पॉइंट अगर इधर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 1.08 इंटू में 10 की पावर 1, ठीक है ना, प्लस में चलेगा, और 10 की पावर -9, तो ये आ जाएगा, देख लो आपके पास, यहाँ से ये हटा देते हैं अभी, कितना आ जाएगा ये 1.08 इंटू में 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज बनता है इसमें, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो जब सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड तब क्या कहानी बनेगी, याद रहनी चाहिए ये चीज़ें। जब सप्लाई डिसकनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक है लेकिन सप्लाई डिसकनेक्टेड हो गई, तो याद रखना उस केस के अंदर जो वोल्टेज है हमारी, यानी कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा प्रीवियस वाले से, कितना, K टाइम्स, ठीक है। तो प्रीवियस वोल्टेज या पोटेंशियल कितना था, 100 था, K है हमारा 6, तो ये 50 2 3 ज़ा है ना, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, तो कितना बनता है ये हमारे पास, देखो यहाँ से 50 से डिवाइड करो जरा 3 को, 3 1 ज़ा 3, और ये 2 0 3 6 ज़ा 18, फिर 2 0 पॉइंट लगेगा, तो ये आ रहा है 16.6 वोल्ट, ठीक है, इतनी रह जाएगी पोटेंशियल। अगर हम बात करें C की, तो मैंने आपको पहले ही कहा था, चाहे हटाओ पोटेंशियल या लगाओ, कुछ भी करो, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, KC नोट हो जाएगा, और ये मैं कर चुका हूँ यहाँ पर, कितना आ रहा है, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 108 पिको फैरेड, क्लियर है। उसके बाद हम Q की बात करेंगे, तो Q याद रखना, पहले तो K टाइम्स बढ़ रहा था चार्ज जब सप्लाई थी, जब सप्लाई नहीं है तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब किसके इक्वल रहेगा वो, Q नोट के प्रीवियस वाले के, और वो कितना था 1.8 इंटू में 10 की पावर -9 कूलम का था। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करोगे अभी, तो उसमें हमारा चार्ज ये निकला था, जिसको मैं Q नोट लिख रहा हूँ। अब क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। प्रीवियस वालों को मैंने ऐसे नोट लगा दिया सब में, बताओ समझ में आया क्वेश्चन क्या था ये हमारा। करो इसको भी जल्दी से नोट, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए इसके, वो करते हैं एक्सरसाइज के, करो जल्दी से नोट। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.10 NCERT का, और 2.11 बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, यानी कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमें, 12 इंटू में 10 की पावर -12 फैरेड, क्लियर, और साथ में जो पोटेंशियल है वो भी बताया हुआ है 50 वोल्ट का है, ठीक है। क्या कहना है आपको इसमें, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो बहुत ही सिंपल है, एनर्जी स्टोर्ड C और V दिया हुआ है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV², तो 1/2 इंटू में C की वैल्यू 12 इंटू में 10 की पावर -12 इंटू में V² है, यानी कि 50 का स्क्वायर है, तो 2 बार मैं इसको 50 ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया, 2 6 12 एंड 6 5 कितना हो गया ये आपके पास, 5 5 25 25 6 150, ठीक है, समझ रहे हो बात को कैसे किया है। और 10 की पावर ये -12, और यहाँ से ये समझ रहे हो ना, 5 5 25 तो किया मैंने, और 25 6 किया 150, लेकिन ये 2 0 यहाँ रह गई थी, यानी कि 10 की पावर 2, ऐसे भी समझ सकते हो ना यार इसको, 5 इंटू 100 कर दिया, ऐसे कैलकुलेशन है सिंपल, ठीक है, 10 की पावर 2 हो गया यहाँ पर। तो ये देखो कितना आ गया, ये 150 इंटू में 10 की पावर यहाँ -12 प्लस का 2 माइनस का 10। अब देखो वही कहानी है, लेफ्ट साइड लेके जाओ तो 1.50 2 शिफ्ट किया ना लेफ्ट साइड, तो 10 की पावर 2 बनेगा, और ये 10 की पावर -10, तो कितना बन गया ये 1.5 इंटू में 10 की पावर -8 जूल। बताओ जी, समझ में आया, सिंपल कहानी, बिल्कुल कैलकुलेशन है बस मेन। करो इसको जल्दी से नोट, फिर हम करते हैं 2.11, करो जल्दी से इसको नोट। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.11, ये भी बहुत सिंपल है। देखो क्या कहता है, अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। देखो कैपेसिटर है 600 पिकोफैरेड का, ठीक है, 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, क्लियर, इसको मैं C1 मान लेता हूँ। इस चार्ज बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई, तो V1 इसका मैं मान लेता हूँ 200 वोल्ट से सप्लाई किया, ठीक है। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, डिसकनेक्टेड है फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड। ये वही कहानी है जो कि हमने कॉमन पोटेंशियल में पढ़ी थी, कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी में यही तो कर रहे थे। वहाँ 2 कैपेसिटर लिए, उनको चार्ज किया, फिर इकट्ठा जोड़ दिया, तो कॉमन पोटेंशियल निकाला। फिर हमने उसमें एक कंडीशन रखी थी कि अगर कैपेसिटर 2 अनचार्ज हो और फिर कनेक्टेड करें उसको, तो फिर कॉमन पोटेंशियल आया था।
याद है? फिर हमने लॉस ऑफ एनर्जी निकाल ली थी। लॉस ऑफ एनर्जी में भी जो रिजल्ट आया था बाद में हमने एक कंडीशन लगा दी थी कि अगर कैपेसिटर 2 अनचार्ज हो तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। देखो कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिको फेरेड, तो भी मैंने यहाँ C1 C2 किया और ये 600 पिको फेरेड का है, ठीक है। कैपेसिटर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी आपको निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 1/2 क्या था हमारे पास, जल्दी से बताओ, C1 प्लस में C2 अपॉन में C1 इंटू में C2 अपॉन में C1 प्लस में C2, और यहाँ अगर आपको याद होता था हमारे पास V1 माइनस में V2 का स्क्वायर होता था अगर हमारे क्या है दोनों कैपेसिटर चार्जिंग के बाद कनेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर एक जो सेकंड कैपेसिटर है वो अनचार्ज ही कनेक्ट कर रहा है तो हम V2 को 0 कर देते थे, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता था वो क्या बनता था, यहाँ पर सिंपली V1 का स्क्वायर बनता था, अगर याद हो तो बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगना है। तो 1/2 इंटू में C1 की वैल्यू 600 पिको फेरेड यानी कि 10 की पावर -12, C2 भी कितना है 600 पिको फेरेड, तो 600 10 की पावर -12, और V1 कितना था इसमें हमारे पास 200 का था, तो 200 इंटू में 200 करूँगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, और अपॉन में C1 प्लस C2 है, तो यानी कि 600 प्लस 600 कितना हो गया 1200 पिको फेरेड यानी कि 10 की पावर -12। अब यहाँ पर भी सिंपल है इसको सॉल्व करना, देखो ये 12 से ये 12 गया, ठीक है, यहाँ पर ये 2 0 से ये 2 0 गई, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखो 2 3 6 हो गया, ठीक है, 2 3 6, और ये 3 4 12 हो गया, क्लियर। अब यहाँ से देखो 2 2 2 1 फिर ये 2 और ये 1, तो ये 100 में तोड़ दिया ना, कोशिश किया करो 100 में टूट जाए तो 10 की पावर्स में सॉल्व करना ईजिली हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ बचा क्या हमारे पास, देखो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ठीक है, ऊपर देखो 600 है 10 की पावर ये -12 बच गया, और क्या बचा यहाँ से ये 100 बचा, यानी कि 10 की पावर ये 4 बच गया, बस देख लो ध्यान से, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो अब अगर आप ध्यान दो तो ये 6 हो गया, इनटू में 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख दूँ, ये 10 की पावर -12, ये 10 की पावर 4 और 2 6, -12 प्लस 6 माइनस का 6, तो 6 इंटू में 10 की पावर -6 जूल क्या आ गई हमारे पास, लॉस ऑफ एनर्जी आ गई। बताओ जी, सिंपल कहानी थी बिल्कुल ही, तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, ईजिली था। सॉल्यूशन था ये किसका हमारे पास 2.11 का, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन लगभग ख़त्म ही है, मैं देख लूँगा अगर कोई रह गया है तो, वैसे तो कंप्लीट ही है यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल देख लूँगा, शायद कोई रह गया है एक आधा, वो देख लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। और देख लूँगा कि कोई टॉपिक ऐसा हो जो सीबीएसई वाले तो सारे कंप्लीट हैं आपके टॉपिक, लेकिन कोई अगर स्टेट बोर्ड में कहीं पर कोई टॉपिक एक्स्ट्रा है, अगर वो रह गया हमारा, तो हम वो भी कवर करेंगे। यहाँ मेरी कोशिश है सीबीएसई के साथ साथ जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनका भी सिलेबस साथ साथ हम करते रहें, ठीक है। और जो सीबीएसई वाले ये ना सोचें कि ये नहीं करना हमें, वो नहीं करना, यार कर लो, नॉलेज ही बढ़ेगी आपकी, कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि अभी तो टाइम है आपके पास, तो आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा भी, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज ही होगी, कुछ नहीं है बुरा उसमें, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।